नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी इस चैनल पर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन डेली 10 क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी जो क्वेश्चंस है वो यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो चले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, स्वदेशी प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर स्वदेश जो प्रतिदर्श है यानी कि पर्पजिव सैम्पलिंग होता है उसके बारे में बात की है। तो पर्पजिव सैम्पलिंग जो है इनमें इन जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा कथन ऐसा है जो उसे संसूचित करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वदेशीय प्रतिदर्श क्या है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो स्वदेशीय प्रतिदर्श शोधकर्ता के प्रश्नों को प्रतिदर्श चयन में अहमियत देता है। उसके बाद है, प्रतिदर्श के आकार के बारे में निर्णय लेने के लिए सैद्धांतिक संतुष्टि परखता एक उपयोगी सिद्धांत है। और उसके बाद है, गुणात्मक अनुसंधान में न्यूनतम प्रतिदर्श आकार की स्वीकार्यता के बारे में काफ़ी मतभेद है। तो यहाँ पर कौन सा असमर्थ है, तो यहाँ पर असमर्थ में होगा ए इज हमारा आंसर राइट है, यानी कि असमर्थ है। जो पर्पजिव सैम्पलिंग होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या है, असमर्थ, यानी कि गुणात्मक शोध में व्यष्टियों एवं व्यक्तियों के चयन हेतु स्वदेशीय प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है, ये गलत है, यानी कि असमर्थ है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान कर एक प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ है। अब हमें शोध साहित्य में जो शोध साहित्य में जो कमियों की पहचान करना जो होता है वो अनुसंधान प्रश्नों की पहचान कर एक प्रमुख तरीका होता है। तो इस संदर्भ में हमें कमियों की पहचान का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है, न्यूनतम रूप में कुल अनुसंधान अनुक्षेत्र को चिन्हित करता है। 2 अनुसंधानों की पृष्ठभूमि में कमी की पहचान करना, अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना, प्रतिदर्श और समग्र की विशेषताओं में कमियों की पहचान करना। तो कमियों की पहचान का अर्थ, शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ क्या होगा, तो न्यूनतम रूप में कुल अनुसंधान जो अनुक्षेत्र है उनको क्या करना है, चिन्हित करना है। उसके बाद है दूसरा हमारा है, तो अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत जो निष्कर्ष होते हैं उसकी क्या करना, पहचान करना। इसको ही हम क्या कहेंगे, कमियों की पहचान। शोध साहित्य में कमियों की पहचान हम किसे कहेंगे, तो पहला है न्यूनतम रूप में कुल अनुसंधान जो अनुक्षेत्र जिसे कहते हैं को चिन्हित करना, और अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत जो निष्कर्ष होते हैं उनकी क्या करना, पहचान करना। तो हमारा ये दोनों आंसर क्या है, राइट है, यानी कि ए और सी जिसमें होगा वो आंसर हमारा राइट होगा। तो वो क्या है, ए और सी। तो यहाँ पर ए वाला आंसर हमारा राइट है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन ए और दूसरा कथन तर्क आर के रूप में है, यानी कि ये अभिकथन ए है और दूसरा जो कथन है वो क्या है, तर्क है। तो उसके रूप में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। अब हमें उनके ऊपर से कुछ निष्कर्ष तक पहुँचना है। तो चलिए देखते हैं अभिकथन ए क्या कहता है। अभिकथन ए कहता है कि कोई अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है भले ही इसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। और उसका तर्क है कि महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को प्रदत्तों से तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करता है। तो यहाँ पर कोई भी अनुसंधान करता है जो निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है, और भले ही इसके समर्थन के हेतु क्या हो, समर्थन हेतु क्या होते हैं, साक्ष्य कम हो।
और उसका तर्क ये है कि उसका जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि महत्वपूर्ण सांख्यिकी जो परीक्षण होता है उस अनुसंधानकर्ता को प्रदत्तों से यानी कि डाटा से तार्किक और सही अनुमान लगाने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, तो यहाँ पर कथनों में कौन सा विकल्प सही होगा, तो हमें सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि ए गलत है, ये क्या है, गलत है, और जो आर है वो क्या है, सही है। तो महत्वपूर्ण सांख्यिकी जो परीक्षण होता है उस परीक्षण क्या करता है, जो हमें स्टेटिस्टिकल जो टेस्ट होते हैं वो क्या होता है, हमें अनुसंधान करता होता है, जो रिसर्चर होता है उसको क्या करता है, डाटा से तार्किक और सही अनुमान लगाने में क्या करता है, मदद करता है। जहाँ जबकि यहाँ पर कथन ये है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा डी, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं कि शोध की समष्टि को प्रकृति विजातीय होने की दशा में, शोध की समष्टि को प्रकृति विजातीय होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन प्रतिचयन विधि प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, जो सैम्पलिंग हम करते हैं, जो पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या जिसे बोलते हैं, उन जनसंख्या में से हम क्या करते हैं, कुछ लोगों का चुनाव कर लेते हैं और कुछ लोगों को हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे। मान लीजिए कि आपके वहाँ आपने कोई डिस्ट्रिक्ट पर रिसर्च करना है, तो आपने कोई डिस्ट्रिक्ट लिया है और उस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 1 लाख जनसंख्या है। ओके, तो 1 लाख जनसंख्या है, तो क्या आप पूरे 1 लाख पर रिसर्च कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। तो आप क्या करोगे, इसमें से थोड़े से चुन लेंगे, कुछ लोगों को चुन लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे। आप मान लीजिए चावल पका रहे हैं, तो जो चावल पक रहा है, तो पूरे जो बर्तन में जो चावल है, पूरे चावल को आप दबा कर नहीं चेक करेंगे कि ये चावल पक गए हैं या नहीं पक गए, लेकिन आप क्या करेंगे, एक चम्मच में लेंगे, थोड़े से चावल के दाने लेंगे और फिर देखेंगे कि वो पक गए हैं क्या नहीं। अगर पक गए हैं तो इसके आधार पर आप क्या करेंगे, अनुमान लगा देंगे कि ये जो पूरे बर्तन में जितने भी चावल है वो सारे क्या हो गए, पक गए हैं। अगर नहीं पके हैं फिर भी तो आप क्या कहेंगे कि इस पूरे बर्तन के जो चावल है वो नहीं पके। ओके, तो चम्मच के जो आपने जो चावल लिए हैं, तो मान लीजिए ये आप का चम्मच है और चम्मच के जो चावल है उसे हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे। जबकि ये पॉपुलेशन जो है, हमारी पूरी जनसंख्या है, उसे हम क्या कहेंगे, बर्तन के सारे चावल कहेंगे। ओके, तो ये थी पॉपुलेशन और सैम्पलिंग के बारे में बात की। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि शोध की जो समष्टि होती है, जो आप शोध के लिए जो सैम्पलिंग करते हैं, उसको प्रकृति विजातीय होने के, उनकी प्रकृति क्या होती है, विजातीय होने की दशा में, तो आप कौन सी सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो सैम्पलिंग मोस्टली 2 प्रकार से, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम क्या कहेंगे, उसे संभाव्य कहेंगे, और नॉन प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे, बिन संभाव्य कहेंगे। अब जो संभाव्य है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसमें क्या होता है कि हर एक के चुने जाने की संभावना कैसी होती है, बराबर बराबर होती है। यानी कि मान लीजिए कक्षा में यहाँ पर लिखती हूँ थोड़ा सा, कक्षा में 60 बच्चे हैं, तो अगर आपको किसी 10 बच्चे का चुनाव करना है, मान लीजिए किसी प्रोग्राम में उन्हें भेजना है, और उन प्रोग्राम में किन बच्चे को भेजा जाना चाहिए, अब ये आपके लिए एक समस्या हो गई। तो आप क्या करेंगे, अगर किसी को आप अपनी तरफ से ऐसे ही चुन लेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपने 60 में से 10 बच्चे को, अच्छे अच्छे बच्चों को आपने चुन लिया, तो बाकी की जो 50 हो गए वो उनको क्या होगा, उनको दुख होगा कि ये तो क्या हुआ, इन्होंने भेदभाव रखा हमारे साथ, है ना।
तो ऐसी भेदभाव की स्थिति ना बने और बच्चों को जब बच्चे की हर बच्चे की चुने जाने की संभावना कैसी हो, हर बच्चे की चुने जाने की संभावना बराबर बराबर हो, तब क्या होता है, तब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर बच्चे का हर जो हमारा जो सैम्पलिंग होता है उनमें जिन लोगों को हमने चुनना होता है उन लोगों की चुने जाने की संभावना कैसे होती है, बराबर होती है। ओके, तो उन लोगों की चुने जाने की संभावना बराबर होती है, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, टीचर खुद से बोल लेगा या तो जो रिसर्चर होगा वो खुद से अपनी पसंदीदा के लोगों को पसंद कर लेगा। ओके, तो वहाँ पर सबके चुने जाने की संभावना कैसे होती है, नहीं के बराबर होती है। ओके, ये नॉन प्रोबेबिलिटी की एक लाक्षणिकता है। यहाँ पर हमें कुछ 4 सैम्पलिंग दिए गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो होते हैं उनमें भी 4 सैम्पलिंग, उनके भी 4 प्रकार होते हैं। यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, उसके बाद आती हैं क्लस्टर सैम्पलिंग और उसके बाद होती है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। ये जो 4 होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग के प्रकार होती है। अब प्रोबेबिलिटी में 4 प्रकार होते हैं, उसमें जो यहाँ पर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उसके बाद है स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, यानी कि इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, उसके बाद है गुच्छ प्रतिबल, जिसे हम कहेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग। उसके बाद व्यवस्थित प्रतिचयन, तो उसे हम कहेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, तो यहाँ पर हमें जब विजातीय होने की दशा में अगर किसी भी सैम्पलिंग का समाविष्ट होता है तो इसका आंसर हमारा होगा जो स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन होता है, जिसे हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपने मान लीजिए जो सैम्पलिंग लिया है उनमें आप क्या करेंगे, उनके आप उन्हें स्तरों में बांट देंगे, जिस तरीके से स्त्री और पुरुष। उसी तरीके से अगर आपने कोई स्कूल ली है तो स्कूल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं उसकी कक्षा के, तो प्राथमिक कक्षा, माध्यमिक कक्षा, हायर कक्षा यानी कि उच्च स्तरीय कक्षा। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया, अलग अलग स्तरों में उसे विभाजित किया, यानी कि उन्हें विजातीय होने की दशा में उन्हें क्या किया, आपने विभाजित किया। उसे हम क्या कहेंगे, स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, या तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो हमारे यहाँ पर आंसर बनेगा बी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक शोधकर्ता शोध परिणामों को शोध प्रबंध के रूप में अंतिम रूप प्रतिवेदित करते समय आमुख में अपने पर्यवेक्षक की सहायता को स्वीकारता है। इसे क्या माना जाता है। अब एक शोध करता है, वो अपने शोध परिणामों को जब शोध प्रबंध को क्या बोलते हैं, थीसिस बोलते हैं। तो थीसिस के रूप में अंतिम रूप प्रतिवेदित करते समय आमुख जो होता है थीसिस का, उसमें वो क्या करते हैं, अपने पर्यवेक्षक की सहायता, यानी कि जिन लोगों ने उनको सहायता की है उनकी सहायता को क्या करता है, वो स्वीकारता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम नैतिकता का भाग बोलेंगे। रिसर्च में इसे हम क्या कहेंगे, नैतिकता का भाग। यानी कि आपके रिसर्च में आपको जिन जिन लोगों ने सहायता की है उन लोगों का आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। कहाँ पर करना चाहिए, थीसिस में जो आमुख लिखते हैं ना, उस आमुख में आपको उन सभी लोगों का आभार करना चाहिए। तो इसे ही हम बोलेंगे नैतिकता का भाग। इसके बाद का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है और सही विकल्प को हमें चुनना है। तो मध्यपद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होना चाहिए, मध्यपद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होना चाहिए। मध्यपद निष्कर्ष में विद्यमान होना चाहिए।
दोनों आधारिकाएं वैध युक्ति में विशिष्ट हो सकती है, दोनों आधारिकाएं वैध युक्ति में नकारात्मक हो सकती है। तो इनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो हमारा यहाँ पर आंसर ए होगा, वो सही होगा, यानी कि मध्य पद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होना चाहिए, ये सही कथन है। तो चलिए देखते हैं, बाकी के सारे कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ ए वाला ऑप्शन कहाँ पर है? तो सी में है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो शोध के निम्नलिखित सोपानों में सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक कहाँ है? अब शोध के जो सोपान होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक कहाँ है? तो हमें इनमें से ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसका आंसर होगा कि चरों की जब पहचान करते हैं तथा परिकल्पना का निर्माण यानी कि हाइपोथेसिस का जब आप निर्माण करते हैं और चरों की पहचान के बाद आप क्या करेंगे? हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। तब उसके समय हम क्या करेंगे? सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक वहाँ पर होता है। यानी कि परिकल्पना का मतलब क्या होता है? पहले से ही आप अपनी शोध के बारे में जो रिजल्ट का अनुमान लगा देते हैं उसे हम क्या करते हैं? परिकल्पना। परि यानी पहले से और कल्पना यानी कि कल्पना की जाती है, इसे ही हम परिकल्पना कहते हैं। तो चरों की पहचान करना तथा परिकल्पना का निर्माण करना, उसे हम क्या कहेंगे? सृजनात्मकता एवं कल्पना के दायरे में इन दोनों को रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप उपयोगी रहेगा? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक महाविद्यालय है, उसमें क्या है? एक शिक्षक है, वो क्या करेगा? विद्यार्थी के घर की परिस्थिति, जो विद्यार्थी होते हैं उनके घर की परिस्थिति और जो छात्रावास में जो रहते हैं बच्चे, उनसे संबंधित जो वास्तविक परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से वो शोध करता है। तो ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध उसे उपयोगी रहेगा? तो यहाँ पर उसे क्या करना होगा? शिक्षक को एक प्रतिभागी प्रेक्षण के आधारित उसे शोध करना होगा। यानी कि वो क्या करेगा? विद्यार्थियों के साथ उसके साथ छात्रालय में रहेगा और वहाँ की स्थिति को देखेगा, और जो विद्यार्थी घर पे रहते हैं उनके घर की भी मुलाकात करेगा, यानी कि उनके घर की मुलाकात करके उनका अवलोकन करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? उस पर दोनों बातों पर वो रिसर्च करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध कहेंगे। तो हमारे यहाँ पर आंसर बनेगा सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं, जिसमें समुच्चय एक में व्यवहार आशोधन तकनीकें दी गई है, जबकि समुच्चय दो में उनका दृष्टांतीकरण है। दोनों समुच्चयों को सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या किया गया है? समुच्चय एक में व्यवहार आशोधन तकनीकें दी गई है और उसके सामने जो है, उसके सामने क्या दिया गया है? उसका दृष्टांतीकरण दिया गया है। तो उन दोनों को आपको क्या करना है? मैच करना है। चलिए देखते हैं। तो सकारात्मक प्रबलन, तो सकारात्मक प्रबलन क्या कहेंगे? कि जिसके देने से अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होगी? उसको देने से अधिगम की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, यानी कि सीखने की जो गति होती है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जबकि नकारात्मक प्रबलन में क्या होगा? नकारात्मक प्रबलन में ऐसा प्रबलन होगा जिसके हटा देने से,
या तो जिससे बचाव करने से क्या होगा, उसका बचाव करने से क्या होगा, अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाएगी, यानी कि सीखने की जो गति होती है वो बढ़ जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि जो दंड दिया जाता है, तो अगर दंड के बारे में बताया जाए तो या तो दंड दिया जाता है तो उससे बचने के लिए बच्चा क्या करेगा, अधिगम करेगा, यानी कि सीखेगा। अगर वो नहीं सीखता तो उसे दंड मिलता है, अगर उसे दंड से बचना है तो वो क्या करेगा, सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। इसी तरीके से या तो फिर मान लीजिए किसी बच्चे को अगर दंड देने के बाद दंड को हटा दिया जाए और उसे बोला जाए कि अगर कोई बच्चा अच्छे से होमवर्क करके लाएगा तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि हमने क्या किया, दंड को हटा दिया, तो उससे बच्चा क्या करेगा कि दंड से बचने के लिए वो क्या करेगा, अपना होमवर्क करेगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, नकारात्मक प्रबलन कहेंगे। जबकि दंड, तो दंड वो कोई भी प्रकार का प्रबलन नहीं होता है, क्योंकि प्रबलन का मतलब क्या होता है कि जिसके देने से अधिगम की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। या तो उसके हटा देने से क्या होती है, प्रबलन की सीखने की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर विलोप है, तो विलोप का मतलब होता है कि अगर किसी बात को हम सीखते हैं और कुछ समय बाद उसको पुनरावर्तन नहीं किया जाता तो वो क्या होता है, उसका विलोपन हो जाता है, यानी कि वो बात हम भूल जाते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने एक बार कुछ पढ़ा होगा और उसके बाद आपने उसका रिवीजन नहीं किया होगा तो क्या होता है कि रिवीजन ना करने के कारण हम क्या होते हैं, उस बातों को भूल जाते हैं। इसीलिए हमें हर साल जब हम नेट की एग्ज़ाम देते हैं, अगर मान लीजिए पहली बार आप सक्सेस नहीं हुए तो आपने पहली बार जितना पढ़ा था वो दूसरी बार पढ़ने बैठेंगे तो भी आपको यही लगेगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ था फिर भी मुझे याद नहीं था, है ना। तो कभी कभी उसका क्या होता है, अगर पुनरावर्तन नहीं होता है, रिवीजन नहीं होता है, तो वो क्या होता है, उसका विलोपन हो जाता है। अब इसे हम मैच करते हैं, तो सकारात्मक प्रबलन हम किसे कहेंगे कि जो उद्दीपक है उसकी प्रस्तुति उपरांत व्यवहार की प्रस्तुति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि जिसके देने से क्या होती है, अधिगम की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उद्दीपक की जो प्रस्तुति होती है उसके उपरांत व्यवहार की प्रस्तुति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, उद्दीपक की प्रस्तुति के साथ क्या होती है, व्यवहार की प्रस्तुति कैसे होती है, बढ़ जाती है। उसे हम क्या कहेंगे, सकारात्मक प्रबलन कहेंगे। अब कि नकारात्मक प्रबलन किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा नंबर का ऑप्शन है, जो उद्दीपक के हटा लेने से व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जिसे हटा देने से या जिससे बचाव होने से क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया या तो सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे हम नकारात्मक प्रबलन कहेंगे। तो यहाँ पर नकारात्मक प्रबलन का मतलब क्या होता है, देखिए उद्दीपक के हटा लेने पर व्यवहार की आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इससे हम क्या कहेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन। यानी कि 1 में हमारा ऑप्शन 4 आया, 2 में हमारा ऑप्शन 3 आया। उसके बाद देखते हैं सी, तो सी में दंड है, तो दंड को हम किस में रखेंगे कि व्यवहार का जो घटिया होने से रोकने हेतु कष्टदायक या अपवर्ती उद्दीपक को प्रस्तुत करना। यानी कि व्यवहार को जो घटिया होने से रोकने के हेतु व्यवहार, अगर बच्चा कोई गलत काम, मान लीजिए कि गाली गलौज कर रहा है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, उसे दंड देंगे, है ना। तो वो दंड देने से उसे पनिशमेंट मिलेगी, तो वो क्या करेगा, फिर दोबारा कभी गाली गलौज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है अगर गाली बोलूँगा तो मुझे घर से पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करेगा, गाली बोलना छोड़ देगा। तो यहाँ पर व्यवहार को अगर घटिया होने से रोकने हेतु कष्टदायक या अपवर्ती उद्दीपक को प्रस्तुत करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, दंड कहते हैं। अब विलोपन की बारी है, तो यहाँ पर हमारे तीसरे नंबर पर क्या आया, 2 आया। उसके बाद विलोप के बारे में हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, देख लेते हैं। व्यवहार अवरुद्ध करने की दृष्टि से एक सुखदायक उद्दीपक का विनिवर्तन या एक अपवर्ती उद्दीपक
का अनुप्रयोग, यानी कि व्यवहार जो होता है उसका अवरोध करने की दृष्टि से एक क्या होता है, सुखदायक उद्दीपक का विनिवर्तन या एक अपवर्ती उद्दीपक का अनुप्रयोग, इसे हम क्या कहेंगे, विलोप कहेंगे। तो हमारे पास डी में क्या आ गया, 1 आ गया। तो 4 3 2 1 कहाँ पर है देखते हैं। तो जहाँ पर 4 होगा ए में 4 ढूंढते हैं, तो यहाँ पर 1 ए में 1 है, ए में 2 है, यहाँ पर ए में 4 है, यहाँ पर ए में 3 है। तो हमारा यहाँ पर आंसर पहले से ही बन जाता है, एक ही ऑप्शन में हमारा आंसर बन जाता है, यानी कि ए में 4 है, फिर बी में 3 है, और सी में 2 है, और डी में 1 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय प्रविधि के प्रदत्त विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेगी जब प्रदत्तों की उपलब्धता आवृत्तियों के रूप में होगी। अब जब डाटा आपके पास आवृत्तियों के रूप में होगी तब आपको डेटा जो एनालिसिस करना होता है, उस डेटा एनालिसिस के लिए कौन सी सांख्यिकीय जो प्रविधि होती है वो आपको उपयोगी रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है पैरामीट्रिक टी परीक्षण, अपैरामीट्रिक यू परीक्षण, अपैरामीट्रिक काई स्क्वायर परीक्षण और पैरामीट्रिक सहसंबंधी टी परीक्षण। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, अपैरामीट्रिक काई स्क्वायर परीक्षण। ओके, तो जब प्रदत्तों की उपलब्ध आवृत्ति के रूप में हो तो सांख्यिकीय प्रविधि के रूप में अपैरामीट्रिक काई स्क्वायर परीक्षण प्रविधि प्रदत्त विश्लेषण हेतु सर्वोपयुक्त रहेगा। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।